अत्री साहब, एक बाबा जिसके ऊपर हर तरह के, हर जो भी जुर्म आप बुरे से बुरा सोच सकते हैं इस दुनिया में, सारे के सारे अपराध उनके ऊपर कहीं ना कहीं दर्ज हुए हैं, रिपोर्ट्स दर्ज हुई हैं, धाराएं दर्ज हुई हैं और उनको सजा भी मिली है, और 20 साल की सजा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक ऐसे संगीन आदमी को, एक ऐसा आदमी जिस पर इतनी बड़ी क्राइम हिस्ट्री है, उसको इलेक्शन के टाइम पे बाहर छोड़ना, बीजेपी को ने रिक्वेस्ट की और उसके लिए जेल के दरवाजे खोले जा रहे हैं, ये क्या व्यवस्था, क्या है, मकसद क्या है बीजेपी का, इतना बड़ा रिस्क ले रही है? दीपक जी, आपके दर्शकों के लिए बता दो, साथियों के लिए, कि ये पहला अवसर नहीं है। 2020 में ये व्यक्ति एलिजिबल हुए थे पैरोल और फरलो के लिए। तब से लेकर के केवल चुनाव के अवसरों पर इनको अब 7वीं बार पैरोल मिलने जा रही है। टोटल 11वीं बार बाहर आएंगे ये, और ड्यूरिंग इलेक्शंस इनको 7वीं बार आप स्तब्ध रह जाएंगे। और मैं तारीखें बताना चाहता हूं आपको ध्यान होगा, पंजाब के अंदर इलेक्शन हुआ था 2022 में विधानसभा का, उस समय ये महोदय बाहर थे। उसके बाद हरियाणा में नगर निकाय के चुनाव हुए थे, उस समय ये बाहर थे। उसके बाद आदमपुर में केवल एक कंस्टिट्यूएंसी का बाई इलेक्शन था, उस समय ये महोदय बाहर थे। उसके अलावा पंचायत चुनाव हरियाणा में हुए, तब भी ये बाहर थे। राजस्थान में असेंबली चुनाव हुआ, याद होगा आपको 2023 में, तब ये बाहर थे। हरियाणा चुनाव का जो पिछले महीने बिल्डअप हो रहा था, जब चुनाव का प्रक्रिया शुरू हुई, उस समय ये 21 दिन के लिए बाहर थे। और अभी जबकि 5 तारीख को हरियाणा में पोलिंग होनी है और ये अब फिर बाहर होने की प्रक्रिया में है। इसमें ये बताइए बार, अत्री साहब, मैं बहुत ही एक स्ट्रेट क्वेश्चन करना चाह रहा हूं कि आखिर क्या वजह है कि जब भी चुनाव होता है बीजेपी की सरकार इनको पेरोल पर जेल से बाहर ले आती है। एक सजा याफ्ता कैदी हु इज डेंजरस टू सोसाइटी, उसको हर बार चुनाव में बाहर क्यों निकाला जाता है, ये मुझे बताइए। दीपक जी, कल शाम को भी हल्का सा इशारा हुआ था, जो मुख्य धारा के जो इनके स्टार प्रचारक हैं वो सारे आत्मसमर्पण कर चुके हैं और कल शाम को सारे साथी इस बात पर सहमत थे। पहली बात तो यह है कि क्या स्टार प्रचारकों का जो हश्र हुआ है हरियाणा के अंदर, उसके बाद प्लान बी के तहत इनको लाया जा रहा है, सवाल नंबर 1, सबसे महत्वपूर्ण सवाल। दूसरी बात होती है दीपक जी, चुनाव में डूबते को तिनके का सहारा। अब जब सारे का सारा काम बेड़ा गर्क हो चुका है, सत्यानाश हो चुका है, कहीं कुछ है नहीं, तो एक ये ट्राई करके देख लो, क्योंकि जो पार्टी जिसकी आप बात कर रहे हैं उसका चाल चरित्र और चेहरा पिछले 10 साल में इस पूरे देश ने देख लिया। अब 11वां साल शुरू हो रहा है। ये चाल चरित्र और चेहरा के, और सुप्रीम हाई कोर्ट में आपको मैं बताऊं, अगर जो प्रोसीडिंग्स थी, अंशुल भाई को पता है, हाई कोर्ट में सरकार ने ये कहा कि साहब ये जो है आदतन अपराधी नहीं है, ही इज नॉट ए हार्डकोर क्रिमिनल। अगर ये हार्डकोर क्रिमिनल है तो मुझे बता दीजिए हार्डकोर क्रिमिनल कौन होता है? 2 उम्र कैद, 20 साल की सजा, और आप कह रहे हैं कि हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। और सरकार ने कहा कि इसने खुद नहीं किया, इसने करवाया। नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि जब ये जेल से बाहर निकलते हैं, बाबा बाहर जब निकलता है, निकलने के बाद मतलब चुनाव में ये बीजेपी को लाभ कैसे देता है, ये मैं जानना चाह रहा हूं। मतलब क्या करते हैं, इनके फॉलोअर्स हैं या ये कोई फोन करते हैं, बाहर आके किसी से मिलते हैं या कन्वेंसिंग करते हैं? मंच पे भाषण तो देते नहीं है, ये करते क्या है? दीपक जी, बहुत सही सवाल, वाजिब सवाल पूछा आपने। आज की तारीख में यही सवाल होना चाहिए। इस डेरे की एक पॉलिटिकल विंग है कहने को, और वो बिल्कुल पॉलिटिकल विंग है डेरे की। अच्छा, इनके आश्रम की, डेरा की एक पॉलिटिकल विंग है, पॉलिटिकल विंग है, और वो उसका बाकायदा घोषित है वो। लेकिन जब से ये डेरा जब से महामहिम ने इन्होंने संभाला है, तब से वो अपने फैसलों को सार्वजनिक नहीं करते। ये धीरे से एक चुपके से आपके कान में मैंने कह दिया कि आपने अंशुल जी की मदद करनी है, और उसके बाद फ्रॉम जो माउथ का वर्ड होता है, इनके सारे समर्थकों के अंदर वो पहुंच जाता है। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग खेल है, ये घोषणा नहीं करते कभी भी, लेकिन वो सारा खेल नीचे नीचे होता है। इस बार आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर बता रहा हूं, आपको बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग, आपके टेस्ट के हिसाब से। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, जो उसकी गत बन रही है, उसके अंदर एक बड़ा खेमा है जो बहुत ज्यादा डरा हुआ है बाबा को ये पैरोल देने से। उनको ये लग रहा है, क्योंकि उनके पास ग्रास रूट का फीडबैक है, उनको ये लग रहा है कि हरियाणा के हर आदमी को पता है कि इस चुनाव में क्या होने जा रहा है। तो बाबा का कोई बीजेपी के साथ कमिटमेंट तो है नहीं किसी भी तरीके का, उसको तो जेल के अंदर वो सारी चीजें चाहिए। तो जब आम आदमी को ये पता है, तो क्या बाबा को नहीं पता? क्या बाबा के समर्थकों को नहीं पता? तो बीजेपी का एक बहुत बहुत बड़ा तबका ये मान रहा है कि जेल से बाहर आके ये जाए तो कि बागपत के बरनावा आश्रम में कहीं नीचे ही नीचे ये ना कर दे कि बीजेपी का विरोध करना है,
क्योंकि इनकी सजा भी बीजेपी के कार्यकाल में हुई है। तो बीजेपी का एक बहुत बड़ा वर्ग, क्योंकि ये किसी कमिटेड नहीं होते, ये तो मौके के हैं। जब कांग्रेस की सरकार आ रही है और हरियाणा में जेल सरकार के नीचे रहनी, तो आपको नहीं लगता कि ये भी खेल पलट सकते हैं उल्टे किस्म का? तो बीजेपी का एक बहुत बड़ा वर्ग अंदर खाने दबा हुआ है, पहली बात। ये बताइए, कहीं खेल ना हो। ये बताइए, ये किस जेल में बंद है? रोहतक जेल में? हाँ, तो रोहतक हरियाणा में लगता है। आप कह रहे हैं कि जब ये इनको पेरोल मिलेगी अत्री साहब, तो ये रोहतक से बागपत आएंगे, मतलब मेरठ के पास जो बागपत है, तो बागपत में क्यों आएंगे? मतलब वहां पर इनका आश्रम है, वहां पर इनका आश्रम है। अब तक जो 10 की 10 बार इनको पेरोल मिली है, उसमें से 7 बार ये वहीं गए हैं। और इनको बाकायदा उसमें क्या होता है दीपक जी, कि जब आपको बताना होता है कि पेरोल के दौरान में कहां रहूंगा, और वहां का एडमिनिस्ट्रेशन फिर सिक्योरिटी क्लियरेंस देता है, सारी व्यवस्थाएं देखता है, कोई भाग तो नहीं जाएगा। अत्री साहब, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। जैसे इनके फादर का मर्डर हुआ, फिर सीबीआई ने जांच करी, चार्जशीट फाइल हो गई, 2007 में शायद हुई थी, एम आई राइट सर? 2007, 2004 में, 2007 में चार्जशीट फाइल हुई और बाबा राम रहीम मुख्य आरोपी बनाया गया कि भाई इसने हत्या इनके फादर की कराई है। इसी तरह से दुष्कर्म के बहुत से मामले थे, आश्रम में जो बहुत सी महिलाएं रहती थी जिनके साथ बाबा ने उनकी असमत लूटी, जो भी चीजें हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आश्रम में तो या तो बहन होती है, या माँ होती है, या बेटी होती है। 3 ही तरह के महिलाओं के रिश्ते होते हैं, माँ के, बेटी के, बहन के। लेकिन उनके साथ जिस तरह से उनकी इज्जत लूटी गई, और फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर चार्जशीट हुई, और फिर यह साबित हुआ कि हाँ दुष्कर्म हुआ है गवाहियों के बाद। जब इतने संगीन आरोप, कि 2007, 2008 सब कुछ पिक्चर क्लियर हो चुकी थी 2010 तक, फिर 2014 में मोदी जी क्यों गए? मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन रहे थे, क्या उनको पता नहीं है? मोदी जी को यह पता है कि बाइडेन के इलेक्शन में क्या होने जा रहा है। मोदी जी को पुतिन के बारे में पता है, यूक्रेन और पुतिन का के बीच में युद्ध था, रूस और यूक्रेन के बीच, उसमें मोदी जी हस्तक्षेप कर रहे हैं। मोदी जी को यह नहीं पता था कि ये बाबा इतना करप्ट, इतना बड़ा क्रिमिनल, जिसपे चार्जशीट हो चुकी है, और उसके बाद उन्होंने उसको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। ऐसा क्या है? ऐसा क्या हुआ? ये कौन सा रिश्ता है? यही वो रिश्ता है जिसका कोई नाम नहीं दे सकते। ये है चाल, चरित्र और चेहरा। 2014 का याद कर लीजिए, रामविलास शर्मा सारे प्रत्याशियों को लेकर के फोटो निकलवाइएगा, मैं कहता हूं फोटो मिल जाएगा आपको। रामविलास शर्मा तब अध्यक्ष होते थे, अपने तमाम कैंडिडेट्स को लेकर के डेरे पर गए थे समर्थन मांगने के लिए, तमाम कैंडिडेट्स को लेकर। उसके बाद जब बन गए तो अनिल विज गए थे वहां पर जीतने के बाद। मैं बता रहा हूं, 2016 में अनिल विज उस वक्त हरियाणा के खेल मंत्री थे। इन्होंने 50 लाख रुपए की ग्रांट दी, सरकारी ग्रांट आश्रम को दी। जी नहीं, मैं तो आपको चाहूंगा दीपक जी, मैं चाहूंगा वो पूरे जो बीजेपी के दावेदार उम्मीदवार थे, उन सारों का फोटो बाबा के साथ, जीतने के बाद जीतने वालों का साथ, और फिर 2019 में यही दोबारा से। और ये पार्टी अपने आप को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। उसके आश्रम के अंदर ये सारे के सारे लाइंड अप थे बिल्कुल। अत्री साहब जी, आपको क्या लगता है कि बाबा राम रहीम का जो ऑपरेशन है वो बीजेपी की सरकार में लगातार चल रहा है? वो चाहे उनका बिजनेस हो, चाहे उनके आश्रम हो, चाहे उनका कम्युनिकेशन हो, 2 साल में ये आदमी जो सजा याफ्ता है, 255 दिन ये बाहर रहता है, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल में साल भर तो बाहर ही रहे ये। तो ये जो बीजेपी की जो सरकार इतनी फिदा क्यों है? चाल चरित्र चिंतन वाली पार्टी है साहब, इतना फिदा क्यों है? देखिए दीपक जी, कभी भी भारतीय जनता पार्टी अपनी लोकप्रियता के दम पर हरियाणा में सत्ता में ना कभी आई और ना आ सकती है। इस तरह के जुगाड़ों के जरिए ही कुछ न कुछ कर करके कहीं कहीं निर्दलीयों का, कहीं दूसरी चलिए खुलकर बता दीजिए, बाबा का रोल क्या रहता है पर्दे के पीछे वोट में, बता दीजिए। देखिए वोट कैसे दिलाता है बाबा? दीपक जी, चार जिले हैं हरियाणा में जिसमें इसके समर्थकों का दावा है कि उनके 36 सीटों पर असर है, कहा जाता है। जैसे उसमें कौन जिले हैं 4? उसमें सिरसा है, हिसार है, अंबाला है और कुरुक्षेत्र है। इन एरियाज के अंदर कहा जाता है कि इनका काफी वो है। और इस बार आप देख रहे हैं कि सिरसा के अंदर तो बीजेपी के पास कैंडिडेट ही नहीं है, नाम लेवा ही नहीं। हिसार के अंदर, कुरुक्षेत्र में लाडवा में खुद सीएम फंसा हुआ है, आपको पता है उस बात का। ऐसे ही कुरुक्षेत्र के अंदर, ऐसे ही अंबाला के अंदर। तो बेसिकली क्या, अंबाला में अनिल विज फंसे हुए, जो इनके सबसे परम भक्तों की श्रेणी में जाकर के वहां दंडवत होते, फोटो मिल जाएंगे आपके यहाँ, बहुत मिल जाएंगे, एक नहीं। तो ये सारे का सारा गेम क्या है कि जो इनके जो दिग्गज फंसे हुए हैं,
कम से कम 1500 वोटों की वही मदद हो जाए क्या? लेकिन उसमें जो अब के जो हालात है और इस तरह के जो तत्व होते हैं, आपराधिक तत्व, अब तो ये घोषित अपराधी हो गए ना एक तरीके से, कोर्ट ने सजा दे दी। तो इस तरह के तत्वों का कोई दीन, ईमान और धर्म नहीं होता। कल को वो आप उनको पैरोल दिलाए आप और वो मदद कर दे मेरी, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन बीजेपी जो ये, दीपक जी, बीजेपी जो ये कर रही है, दैट इज शेयर आउट ऑफ डेस्परेशन, कि कहीं से कुछ मिल जाए। ये वो स्थिति में भारतीय जनता पार्टी। मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं अत्री साहब, क्या इलेक्शन कमीशन को हस्तक्षेप करना चाहिए था कि भाई एक खूंखार कैदी जिस पर दुष्कर्म को जिसमें सजा मिली, हत्या के मामले में सजा मिली, इसको बाहर मत नहीं छोड़ना चाहिए, जो इलेक्शन डिस्टर्ब कर सकता है। इलेक्शन कमीशन और ब्यूरोक्रेसी, इन्होंने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? कर तो दिया हस्तक्षेप दीपक जी, कमाल कर रहे हो आप भी। परसों जब ये एप्लीकेशन गई स्टेट सीईओ के पास, स्टेट में सीईओ मिस्टर पंकज अग्रवाल है, उनके पास ये गई, तो उन्होंने कहा कि मुझे रीजंस बताइए, कंपेलिंग रीजंस क्या है कि इनको इमरजेंसी पैरोल दी जाए। ध्यान से सुनिएगा बात, आपके दर्शकों के लिए बेहद जरूरी है। कंपेलिंग रीजंस क्या है कि इनको पैरोल दी जाए। वो चिट्ठी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को वापस दे दी। दोबारा से उसमें रीजन नहीं दिया गया था कि इनको क्यों दी जाए इमरजेंसी पैरोल। तो दोबारा से एप्लीकेशन जाती है और वो कंपेलिंग रीजन सुन के आप हंसेंगे। पहला रीजन ये है कि 5 अक्टूबर को, जिस दिन हरियाणा में पोलिंग है, उस दिन राम रहीम जी के पिताजी हैं, उनकी पुण्यतिथि है। तो पुण्यतिथि अगर मनाई भी जानी है तो वो कहां मनेगी, सिरसा डेरे में या बरनावा में? एक ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा, लॉजिक की बात कर रहा हूं मैं, जुडिशियल माइंड की बात कर रहा हूं। दूसरा उन्होंने कहा कि जो गद्दी नशीर दिवस है उसके समारोह चल रहे सितंबर से लेकर के अब तक, तो वो बरनावा में उसका क्या है? बरनावा में क्या है उसका? आप कल्पना कीजिए। और इस बेसिस पे कल स्टेट सीईओ ने परमिशन दे दी। कल्पना करिए आप, स्टेट का सीईओ चुनाव आयोग के अंदर इलेक्शन कमीशन जी, स्टेट का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर चुनाव आयोग के अंदर डायरेक्ट काम करता है, डायरेक्ट उसको रिपोर्ट करता है। हालत देखिए कि 24 घंटे पहले वो कंपेलिंग रीजन पूछते हैं, और कंपेलिंग रीजन क्या हुआ कि उनके पिताजी की पुण्यतिथि है जो दशकों पहले चले गए। चलिए मैं मान लेता हूं कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं पंकज जी जिनका नाम लिया, चलिए वो हरियाणा काडर के आईएएस अधिकारी होंगे, हो सकता है उन पर दबाव, लेकिन इलेक्शन कमीशन जिसके लिए पंकज जी काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन तो सुपर बॉस है साहब। इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए था, सोटा मारना चाहिए था। अंदर की इलेक्शन कमीशन ने कलम क्यों नहीं चलाई? इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं कहा पंकज से कि नहीं, इसको पेरोल नहीं देंगे, और अगर देंगे तो वोटिंग के बाद देंगे, वोटिंग से पहले नहीं देंगे हम। दीपक जी, अंदर की कहानी बताऊंगा तो आप और ज्यादा हैरान रह जाएंगे। पूरी सरकारी मशीनरी पिछले 3 दिन से इतनी डेस्परेशन से लगी हुई है कि किसी तरीके से निकाला जाए। और जो आपने बात कही उस पर पहले विचार हुआ कि स्टेट सीईओ को मत इन्वॉल्व करो, सीधा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को 2 लाइन की चिट्ठी लिख दो, वो 2 लाइन का जवाब लिख देंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीईसी को लगा कि तुम्हारी बदनामी होगी इसमें, तो उन्होंने वर्बली, कुछ गया नहीं उनके पास, उन्होंने वर्बली ये कह दिया गया कथित तौर पे कि जो कुछ करना है स्टेट के लेवल पे कर लीजिए, हमारे पास कुछ भेजने की जरूरत नहीं है। okay. इसलिए आई वाश क्या किया गया, पहले पूछा गया व्हाट आर द कंपेलिंग रीजंस, और जो कंपेलिंग रीजन हो मैंने बता दिया आपको। बरनावा में क्या है उन कंपेलिंग रीजंस का। तो इससे इस सरकार की शर्म निरपेक्षता जो खुले आम जनता के सामने आ गई है कि इसका चाल चरित्र और चेहरा क्या है। और ये पहला चुनाव नहीं है दीपक जी, 7वां चुनाव है जब चुनाव के दौरान में राम रहीम बाहर होंगे। एक बेटा जिसके आंखों के सामने ये घटना हुई, उसके पिता को गोली मार दी गई, खबर लिखने पर गोली मार दी गई, और उसके बाद जो मुल्जिम है बाबा राम रहीम, इसका रुतबा ये था कि उसका नाम नहीं लिखा गया, पुलिस के हाथ कांप रहे थे एफआईआर में नाम लिखने से। अगर ये रुतबा है तो मैं कहूंगा कि ऐसे आदमी के लिए कानून बदला जा रहा है। अत्री साहब, ऐसे आदमी के लिए चश्मदीद विक्टिम फैमिली बैठी हुई है। गांधी के लोकतंत्र में देखिए क्या बोल रहे हैं, ये गांधी का देश है। दीपक जी, ये नया भारत है, ऐसे ही लोगों के लिए कानून बदला जाता है। मेरे आपको तो कानून में प्रदत्त जो सुविधा है वही मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। आप ये देखिए, वो जो बात कह रहे थे अंशुल भाई, पूरा बात रहेगी उसमें एक लाइन जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि वो कानून क्या बदला गया। कानून ये बदला गया कि पैरोल के लिए कारण बताने की जरूरत नहीं है, जाइए, ये बदला गया। ओके, कल्पना कर सकते हैं आप, कोई भी आदमी जेल से बाहर आना चाहता है और वो कारण ना बताए। ओके, समझ गया अत्री साहब, बहुत सीरियस मैटर है। एक फाइनल क्वेश्चन मैं अत्री साहब से पूछूंगा और एक फिर लास्ट कमेंट दूंगा। आपको लगता है कि जेल से आने के बाहर अत्री साहब बीजेपी के लिए ये एक तरह से साइलेंट कन्वेंसिंग करेंगे? आपको ऐसा लगता है? शक है आपको?
दीपक जी, इनको साइलेंट कन्वेंसी की किसी भी तरीके की वायलेंट और साइलेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। इनका एक सिस्टम है जो अपने हिसाब से ऑटो मोड में काम करता है हमेशा के लिए। इस बार तो इंटरेस्टिंग ऑटो मोड दे नेवर कम पब्लिक। सिस्टम तो बता दीजिए क्या है, किस तरह से ये वोटर्स को कहेंगे कि आप जाके यहाँ पर बटन दबा दो, वो सिस्टम क्या है, इनके कार्यकर्ता हैं, कौन लोग हैं? ये सब आईवाशे, इनसे रेगुलर जेल में मुलाकातें होती है, सारी चिट्ठी पत्री होती है, सब कुछ है, उसके कोड साइन होते हैं, उसमें 2 शब्द लिखे जाएंगे और वो खेल पूरा हो जाएगा। ये ऑलरेडी इन प्लेस है इनका, बाहर निकलने के बहाने हैं केवल। लेकिन मैं आपको एक बहुत दूसरी बात कह रहा हूं, मैं बहुत दूसरी बात कह रहा हूं दीपक जी। आपने पॉलिटिकल सवाल पूछा, उसका पॉलिटिकल जवाब, और वो जवाब ये है कि इस बार जो हरियाणा के हालात है, बाबा के बहुत सारे समर्थक, क्योंकि उनको बहुत तरह की प्रोटेक्शन चाहिए। जो पंचकुला में दंगा हुआ था उसमें तमाम केसेस ओपन है, भी बंद नहीं हुए। और जिस तरीके का हरियाणा में सरकार बदलने का माहौल है, उनमें से कोई व्यक्ति चाहकर भी बीजेपी की मदद करेगा तो आफत मोल लेगा वो। तो इस बार बीजेपी को जो ये सारा कार्यक्रम है, बाबा को छोड़ना और ये सारी चीजें, ये बैकफायर कर सकता है और बहुत सीरियस बैकफायर कर सकता है। हर दांव उल्टा पड़ रहा है। तो हो सकता है अत्री साहब कह रहे हैं कि बाबा जो है वो बीजेपी को, वो छूट तो गए पेरोल पर, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई बाहर निकलें जेल से तो जो उनका ऐशो आराम है, कुछ दिन के लिए ऐशो आराम वापस उनके हों। और बाकी तो बाबा के जुर्म ही बता रहे हैं कि बाबा की लाइफ स्टाइल क्या रही है, उनकी अय्याशी क्या रही है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक चीज और जोड़ूंगा मैं, एक ऐसा बाबा है जिसकी अय्याशी की दास्तान एफआईआर में लिखी जाती है, जिसकी अय्याशी की दास्तान केस डायरी में लिखी जाती है। एक ऐसा बाबा जिसकी अय्याशी की दास्तान अदालतों में जिरह में रखी जाती है। जी हाँ, क्या कह रहे हैं? हरियाणा के अंदर इस बार जो माहौल है ना, देखिए पहलवान बेटियों के साथ जो जाती हुई, वो व्यक्ति कहाँ है? वो भी बीजेपी का करीबी। और जो हरियाणा में इतना बड़ा सजा याफ्ता है, उसको चुनाव के मौके पर छोड़ना, आपको क्या लगता है कि बीजेपी को वोट दिलाएगा? इससे इतना ज्यादा महिला वर्ग में रोष बढ़ेगा, क्योंकि ये खबर तो छुपेगी नहीं। ये खबर तो आप जैसे साथियों ने सबने फोड़ दी। अब ये खबर जब हरियाणा में फैलेगी तो बहन और बेटियां क्या सोचेंगी? उसका जो काउंटर होगा, वो बीजेपी के पास जवाब नहीं है कि एक तो जो पहलवानों के साथ किया गया, मोदी जी ने सांस नहीं निकाला, चू नहीं की, और फिर कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अब राम रहीम को छोड़ रहे हैं कि मैं दाद दूंगा। अत्री साहब भी हरियाणा में ही रहते हैं और खुलकर कैमरे के सामने बहुत कुछ बोला। लेकिन एक चीज दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि भले ही आज बीजेपी ने हाथ मिला लिया हो, या बीजेपी बार बार बाबा को बाहर लाना चाह रही है, लेकिन इसी बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने ही सीबीआई को चिट्ठी लिखी थी। और अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तभी ये जांच शुरू हुई थी, और उनकी सीबीआई ने 24 सितंबर 2002 को ये मामला दर्ज किया था। 2002 को जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, और जब ये मामला दर्ज हुआ उसके कुछ ही दिन के बाद इनके पिताजी को गोली मारी गई 24 अक्टूबर को। यानी जो वाजपेयी ने जिसके कागज खोले, जिसकी जांच शुरू की, आज उसी से बीजेपी ने हाथ मिला लिया। अत्री साहब, लास्ट क्वेश्चन, वाजपेयी और मोदी में यही फर्क है? देखिए, ये वक्त का फेर है। अटल जी ने कुछ नहीं किया था उस पर, ये भी मैं आपको याद दिला दूं। आप तो उस टाइम बहुत बड़े चैनल में थे, सारा सीबीआई वगैरह आप ही देखते थे, मुझे ध्यान है। उस समय अटल जी को वो शिकायत गई थी साध्वियों की, हाँ, और अटल जी ने वो लेटर फॉरवर्ड किया, शिकायत की चिट्ठी, उन्होंने केवल वो चिट्ठी फॉरवर्ड की थी सीबीआई को। उस पर मैं फर्क पूछ रहा हूं, सीबीआई उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और आज की भाजपा देख लीजिए आप, जो भाजपा वो थी कि वो फॉरवर्ड कर दी, और आज भाजपा उसी के सामने नतमस्तक है। That makes all the difference. That is the complete all the difference. अब कहने को कुछ है नहीं। मैं चाहूंगा कि बीजेपी वाजपेयी जी से जो इतनी इंस्पायर होती है, उनको सोचना चाहिए कि एक ऐसे आदमी जिसकी जांच प्रधानमंत्री वाजपेयी ने खुलवाई, जिसके कुकर्म तब सीबीआई ने खोले, कम से कम ऐसे व्यक्ति से परहेज करना चाहिए। और कभी कभी राजनीति में परहेज जो है उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है, मौजूदा समय में नहीं, भविष्य में। तो भविष्य की सोचनी चाहिए बीजेपी को। अंशुल भाई, आप आए, आप सिरसा से जुड़े, और आप महफूज रहें, आप सुरक्षित रहें। अपने दोस्तों की तरफ से हम यही चाहेंगे, आपके छोटे छोटे बच्चे पढ़े लिखें, बढ़ें आगे। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि अत्री साहब जैसे लोग संघर्ष करते रहेंगे कि बाबा को पेरोल बार बार ना दी जाए। ऐसे आदमियों की अब समाज को जरूरत नहीं है, जो कई मामलों में सजा याफ्ता हो चुके हैं। अंशुल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। और अत्री साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।